नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे दोस्तों। तो चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चित्र 1 देखो। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए कंपनी दीवान बन गई। कैसे बनी दीवान? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में गठी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में अपने शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक मसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। चित्र 3 देखो। चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। स्रोत 1, बंगाल के रैयतों पर
कोलब्रुक का कथन, बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रेत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एस.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी: बुराई की बात शर्तों और मवेशियों बीज आजीविका व खर्चों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। समस्या क्या थी? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चों नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजारों में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाया आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। महल, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया जा गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को, मतलब जमींदार की बजाय किसको, मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। कब? 1822 में। किसने? होल्ट मैकेंजी ने। मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रेतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। थॉमस मुनरो ने भी इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रेतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से संरक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो को मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था।
नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीरें भारतीय के बुनकरों द्वारा बनाई गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया गया है? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ये देखते हैं चित्र, ये देखो चित्र 5, देखो एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत, देखो। और ये देखो चित्र 6 मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड। देखो भारत और इंग्लैंड में डिफरेंट। देखो भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादन कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत थी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वह नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमत्कार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। चित्र 7 देखो सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 जनवरी स्कुहुदोल्स्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत कर
बगावत पर उतराए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनियों नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदार से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिए। इससे टकराव तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। उन बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यही था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा जमीन के माप ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। रेतों की जमीन पर नील की खेती। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्कर दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बड़े खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी।
चित्र 9 देखो, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। ये देखो, नील का उत्पादन कैसे होता था? बिटर वाट, किण्वन होद। चित्र 10, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम सिप्सन का चित्र 1863। चित्र 11, नील के पौधों को होद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। चित्र 12, होद में गोल हिलाने वाला। यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े गोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेंडल लिए खड़ा है। इन मजदूर को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के गोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट, किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों कारखानों में से वेटस होद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टिपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वन हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। दूसरे होद बिटर वाट में इस गोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथारकर कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। चित्र 13, बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। देखो, नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रेतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों, मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थान पर रेतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले रहे थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित
करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। स्रोत 3। स्रोत 2 पढ़ते हैं। नील गांवों का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावना का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था। मोला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रेत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। स्रोत 3 देखते हैं। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटन कार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। अठारहवीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी मिशनरी जो बेप्तिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और एक मजदूर एक मशीनी चरखी से गोल को घुमा रहा है। दाएं से दूसरा 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों से भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। चित्र 14 देखो। कैरिबियन द्वीप समूह स्थित बागानों में नील का उत्पादन। ये देखो तो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से याद करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। ठीक है, तो जोड़े बनाते हैं। रेत क्या देखा था आपने? रेत देखा था किसान को बोला गया है। माल किसको बोले थे? ग्राम समूह को। निज को किसको बोले थे? बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। रेत क्या था? रेतों की जमीन पर खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरे। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरे। क्या है? यूरोप में वोट उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था। तो किस में? नील में। नील की खेती में उनको गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। किसके कारण बढ़ने लगी?
तो अपना नेक्स्ट है 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग किसके कारण बढ़ने लगी? तो औद्योगिक, इसमें ऑप्शन नहीं है शायद, हाँ, औद्योगिक क्रांति के कारण। ठीक है, किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण बढ़ने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह है अपना डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो किसके कारण? हमने पढ़ा था वोड पौधा था नहीं, इसकी वजह से मांग पर बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? नील बागान मालिकों के। किसके? नील बागान मालिकों के। ठीक है, आइए विचार करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू का वर्णन कीजिए। तो भू राजस्व एकत्रित करने की यह व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई। बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। जमींदारों के द्वारा कंपनी को चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मालवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? क्योंकि यह व्यवस्था 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू की गई थी और इसके अनेक ये स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले यह व्यवस्था अलग थी। कैसे? स्थायी बंदोबस्त में सभी प्रकार के खेतों पर राजस्व की एक समान दर थी, लेकिन मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत खेतों की उपजाऊ शक्ति, आकार तथा उसके मालिकों के रीति रिवाजों के दर्जे के हिसाब से राजस्व की दर अलग अलग थी। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की दर स्थायी रूप से तय कर दी गई, जबकि मालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व एकत्र करने और इसे कंपनी के पास जमा कराने का जिम्मा जमींदार की बजाय गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। तो हमने देखा था राजस्व की अधिक दर जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। दूसरा था गाँव का वीरान होना राज व्यवस्था की अधिक दरें होने के कारण और रेत गांवों से भाग रहे बहुत सारे गांव वीरान हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन है अपना। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? क्योंकि नील की कम कीमतें रेतों को नील की खेती करने के लिए बागानों से भारी भरकम कर्ज लेकर बहुत अधिक खर्चा करना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें नील की जो कीमत मिलनी थी वह बहुत कम थी और रेतों की आर्थिक दशा खराब हो रही थी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नाश होना बागान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वे मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती करना संभव नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? क्योंकि मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला रेतों ने बागान मालिकों को लगान देने से भी मना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे और औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले एजेंटों की पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो सरकारी कार्रवाई क्या रही? तो नील के किसानों को ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और बड़े विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इन जिलों का दौरा किया और रेतों को लगाया कि सरकार उनकी बुरी दशा से
उनको मान जाएगी, रेतों को नील के समझौते मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का आदेश दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और भयंकर स्थितियों को काबू करने का प्रयत्न कर रहे थे। उसकी कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।